नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में भी हुआ मॉक ड्रिल। वहीं कोविड की तैयारियों के लिए दिए गए निर्देश। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक, मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। देहरादून में अवैध नशे और जिस्म फरोशी का खेल, पुलिस ने 15 लड़कियों को पकड़ा, रेव पार्टी की थी तैयारी। सड़कों के सुधारीकरण के लिए सरकार ने मांगा 2,500 करोड़ का पैकेज, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। टीएचडीसी में हिस्सेदारी के लिए उत्तराखंड सरकार ने लगाई ताकत, 25 जुलाई को होगी सुनवाई। देश के साथ ही उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों के विकास को लेकर भाजपा ने रणनीति तैयार कर ली है। अब इन गांवों की दशा और दिशा सुधरने वाली है। भाजपा प्रवक्ता मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमा से लगे गांव अब प्रथम गांवों की श्रेणी में आएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने जो विजन रखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि जो हमारे सीमावर्ती गाँव हैं, वो सीमावर्ती जिनको हम अंतिम गाँव बोला करते थे, उन गाँव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अंतिम गाँव नहीं, प्रथम गाँव है भारत के। और उन गाँवों के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अलग से रणनीति बनाई गई है, अलग से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। और आगे भविष्य में जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं वो पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र हों, और वहां पर सीमा दर्शन नाम से जो यात्रा चलाई जाएगी, जिससे हमें भविष्य में जो पलायन की जो समस्या है, जो सीमावर्ती गांव हमारे लगातार खाली हो रहे हैं, वहां पर रिवर्स पलायन हो और वहाँ का डेवलपमेंट हो, और किसी प्रकार की भी सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी की अन्य बाहरी देशों की जिस प्रकार से जो घुसपैठ की जो बातें होती रही हैं, वो भी उस पर भी नियंत्रण होगा। इसको लेकर के पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे सरकार के द्वारा जो योजना चलाएगी, उसको धरातल पर उतारने के लिए लगातार हमारे केंद्रीय मंत्री, चाहे वो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे मनसुख भाई मंडाविया हों, चाहे जी किशन रेड्डी जी हों, चाहे हमारे बीके सिंह जी हों, कई अन्य मंत्रीगण भी लगातार हमारे जो सीमावर्ती गांव हैं उनका भ्रमण कर रहे हैं, और वहाँ के विकास के लिए क्या क्या वहाँ पर हो सकता है, किस तरह से उन गाँवों को हम डेवलप कर सकते हैं और विकास के रास्ते पर उनको ला सकते हैं, ये इसकी योजना है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल में भी इसके मद्देनजर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने खुद कोरोनेशन जिला अस्पताल में अपना मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। पूरे देश में 10 तारीख और 11 तारीख को सभी हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया है, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग विकासनगर हॉस्पिटल में, ये हमारे जिले का उप जिला चिकित्सालय भी है, और यहाँ पे कोविड की दृष्टि से एक स्पेशल वार्ड अलग बनाया जाएगा। दवाइयों से लेके, ऑक्सीजन प्लांट से लेके, कंसंट्रेटर से लेके, मास्क से लेके, हर प्रकार जो है यहाँ पे पूरी मुस्तैदी से जो है स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी सेवाएँ देगा। और अब क्योंकि कोविड के केस प्रदेश में और देश में काफ़ी बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा है कि जो अभी भी बहुत सामान्य स्थिति में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कृपा से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ पहली डोज सब पे जो है वैक्सीन की लग चुकी है, दूसरी डोज भी सब पे लगी है, तीसरी डोज जो हमारे यहाँ लगभग 27-28% लोगों के लगी है। तो आज से हम ये कर रहे हैं कि एक सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जिसमें भी वैक्सीन की जो है प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो ज़रूर डोज लगाएं। दूसरा यह है कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे राज्य में लगभग पर डे 500-600 लोगों की टेस्टिंग होती है, लेकिन अब हमने कर दिया है कि लगभग 1000 लोगों की पर डे जो है टेस्टिंग होती है। और 4 धाम यात्रा के लिए भी अगर कोविड के केस बढ़ते हैं तो उसके लिए एक अलग से SOP जारी की जाए। अभी तो सामान्य स्थिति है, और भारत सरकार के लिए हम लगातार टच में हैं। अभी 1 लाख वैक्सीन के लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है, और यहाँ पे माननीय विधायक जी ने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी कि यहाँ पे कुछ हमको एक कारण चाहिए, यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। तो जो भी हमारे माननीय चौहान जी का आदेश है उसको हम पालन करेंगे। पैसों की कमी स्वास्थ्य विभाग में।
ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति के शुभारंभ सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषण को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मानते हैं कि उनके दल में गंदगी है, जिसे मातृ शक्ति के जरिए वो साफ करना चाहते हैं। आज तो हद ही हो गई जब ऋषिकेश में भाजपा महिला कार्य समिति की बैठक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री बोलते बोलते महिलाओं को ये कह बैठे कि जिस तरह से महिलाएं घर में जाले साफ करती हैं, गंदगियां झाड़ू हाथ में लेकर साफ करती हैं, उसी तरह से सरकार की चुनौतियों को भी साफ करने के लिए या सरकार का सहयोग करने के लिए महिलाओं को सामने आना चाहिए। यानी कि वो मानते हैं कि उनके दल में गंदगी है, जिसे मातृशक्ति की आड़ लेकर वो साफ करना चाहते हैं। वहीं क्या मुख्यमंत्री की नज़रों में मातृशक्ति की हैसियत और वक़्त इतनी ही है कि वो जाले और गंदगी साफ करने वाली उनको दिखाई पड़ती है? काश कि किसी अच्छे काम के लिए भी, ऊंचे काम के लिए भी आपने महिलाओं को संबोधित कर लिया होता। और महिलाओं से कहना चाहती हूँ जो सामने बैठकर खीसें निपोर रही थी और ताली बजा रही थी मुख्यमंत्री की इस बात पर कि बहुत दो पंक्तियाँ हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। यदि आपने भी खुद को जाले साफ करने वाली, गंदगी साफ करने वाली, झाड़ू मारने वाली महिला ही समझ कर रखा है, तो फिर सामने वाला भी आपको वही समझेगा। अपनी नज़रों में अपनी हैसियत को थोड़ा ऊंचा करिए। आप झांसी की रानी को देखिए, इंदिराजीत को देखिए, प्रतिभा पाटिल को देखिए और वो बनने का प्रयास करिए, वो नहीं जो मुख्यमंत्री धामी आपको बनाना चाहते हैं। चार धाम यात्रा को लेकर पौड़ी एसपी श्वेता चौबे ने बैठक ली। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो यात्रियों को सहयोग करने के साथ साथ जाम और पार्किंग की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखें। ऋषिकेश में हमने यहाँ 2 दिवसीय कार्यशाला रखी थी, जिसमें हमारे जो भी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटीरत रहेंगे उन्हें एक तरह से संवेदनशील करने के लिए इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको किस तरह से उनका आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। जो हमारे पार्किंग का क्या है इस बार कहाँ देखिए, मुख्य रूप से जो पार्किंग है, जिसमें डीएम साहब से भी हमारी वार्ता हो गई है, जो हमारा एनआईटी का ग्राउंड है उसे तैयार किया जा रहा है। उसमें प्रॉपर बिजली, पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, टॉयलेट्स की व्यवस्था की जा रही है और उसके अतिरिक्त आवास विकास की जो हमारी पार्किंग है, तो ये 2 मेन जो है इनको बड़ी पार्किंग के रूप में विकसित किया जाएगा। देहरादून में भू माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों पर उत्तराखंड रक्षा अभियान के संयोजक हरिकृष्ण किमोठी ने कहा कि इस मामले में डीएम से भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो, आज हमने डीएम साहिबा को बताया है कि उत्तराखंड में और खासकर देहरादून में पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है और फॉरेस्ट की ज़मीन है, अवैधानिक मज़ारें बन रही रातों रात, और जिस पे विभाग संबंधित संज्ञान नहीं ले रहे और कार्रवाई नहीं कर रहे, उनका ध्वस्तीकरण नहीं कर रहे, तत्काल कर दिया जाना चाहिए। जब पूर्व में सीएम साहब भी इनको निर्देश दे चुके हैं। और दूसरे में एक सहारनपुर के कुछ माफिया लोग हैं और ये जो निरंकारी के बगल में कुछ ज़मीन है उस पर 17 बीघा ज़मीन वर्तमान में वहाँ पर है मौजूद और कागज़ में वो 4 बीघा की रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो उसमें सरकार का भी नुकसान है और वो बाहरी जो माफिया है वो हमारे देहरादून में पनप रहा है, जबकि वो उन पे सहारनपुर में भी कई क्रिमिनल केस हैं। उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे पास संज्ञान आया तो हमने आज डीएम साहब को कहा है कि आप इसमें कार्रवाई करिए और इसकी खरीद फरोख्त बंद करवाइए और इसको सीज करवा दीजिए और सरकार अपने अधिग्रहण कर दीजिए इस जमीन को। उपनल कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल उपनल कर्मचारी महासंघ के संरक्षक उमेश कुमार के साथ सैनिक कल्याण सचिव दीपेन चौधरी से मिले। वहीं विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर नाराजगी जताई गई। इस विषय में सैनिक कल्याण सचिव दीपेन चौधरी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एमडी उपनल से दूरभाष पर वार्ता की और उपनल कर्मचारियों के इस समाधान के लिए तत्काल प्रभाव से वार्ता कर और विधायक उमेश कुमार वार्ता करने के लिए कहा। वहीं उपनल कर्मियों ने विधायक उमेश कुमार का इस मौके पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए वो समय समय पर उनके साथ खड़े रहते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो टॉप मोस्ट वांटेड हैं उनकी लिस्ट बनाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ टीमों को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुमाऊं टीम और कोतवाली रामनगर की पुलिस टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में थाना रामनगर के 25,000 के इनामी अपराधी बच्चे सिंह अधिकारी को रामनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार इनामी 420 आईपीसी के मुकदमे में पिछले साल से फरार चल रहा था। अब खबर बेरीनाग से है, जहां लोक निर्माण विभाग बेरीनाग के द्वारा 8 वर्ष पूर्व बांस पाठन ग्वाल मोटर मार्ग में 10 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति मिली थी। तब विभाग ने 5 किलोमीटर सड़क काटने के बाद बजट नहीं होने के कारण काम रोक दिया था, जिसके बाद 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। रोड जो है बांस पाठन ग्वाल मिलान रोड था, ये 2004 की स्वीकृति रोड है।
तब से इसमें 2012-13 में फॉरेस्ट क्लियर हो चुका था। इसमें जो है हमारे गोबरगढ़ा, पुलई चापड़ और ग्वाल, चागोरा, राम मंदिर, अनोली, खड़की, बजुड़ा, बिरौली, बुजाड़ और चौना और ठटोली, सिराड़ी, दोतरी आदि गांव मिलने थे। लेकिन 2015 में जो है इन्होंने रोड काट करके 5 किलोमीटर रोड काट करके इनका पैसा ख़त्म हो गया। उसके बाद इन्होंने कोई संशोधित एस्टीमेट शासन को नहीं भेजा, नहीं उस समय में उसके बाद कोई कार्रवाई की। इन्होंने इति श्री समझी इसके बारे में, और इस संबंध में हमने कई ज्ञापन दे चुके हैं इनको। खबर सहसपुर से है, जहां पुलिस ने सूचना मिलते ही रविवार रात 1:30 बजे सहसपुर के संजीवनी रिजॉर्ट में छापा मारा, जहां पर देह व्यापार का भांडाफोड़ करने के साथ ही भारी मात्रा में अवैध चरस और बाहरी राज्यों से लाई गई शराब भी बरामद की गई। साथ ही युवक और युवतियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं इतने सावधानियों के बावजूद रिजॉर्ट संचालक और संदिग्ध सामानों के साथ कुछ लोग फरार होने में कामयाब हो गए। हम इस समय मौजूद हैं तिलवाड़ी में। आपको पता होगा रात एक यहाँ पर मामला हुआ है, जहाँ पर रात 1:30 बजे पुलिस ने छापा मारा था। यह वही रिजॉर्ट है, संजीवनी टेंट्स एंड रिजॉर्ट, जिसमें रात पुलिस का छापा पड़ा है। यह भाऊवाला में तिलवाड़ी ग्राम सभा पड़ती है, उसमें यह रिजॉर्ट बना हुआ है। इसमें रात पुलिस वालों का कहना है कि यहाँ पर से 14 युवतियाँ एवं युवक आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए हैं। वहीं पर यहाँ पर भारी मात्रा में चरस भी मिला है, साथ में यहाँ पर बाहरी राज्य की शराब भी यहाँ पर मिली है। आइए आपको दिखाते हैं यह रिजॉर्ट कैसा बना हुआ है, यहाँ पर क्या कॉटेज किस तरीके के बने हुए हैं, जहाँ पर रात को जो है पुलिस ने छापा मारा है। और यहाँ पर रात जब पुलिस पहुंची तो किस अवस्था में यहाँ पर युवतियाँ भी मिली हैं और युवक भी मिले हैं। यह है, ये रिजॉर्ट बना हुआ है इस तरीके का। यहाँ पे इसका जो व्यू है वो यह है, और यहाँ पर जो है जो रूम है वो इस कदर से बनाए गए हैं कि बाहर उनके पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, इनके पीछे ये कमरे बने हुए हैं। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसान को आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। भविष्य में 50,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं उन्होंने लैंड जिहाद पर बोलते हुए कहा कि जो भी अतिक्रमण और अवैध कब्जे मजारों के नाम पर और अन्य नाम पर किए गए हैं वे सभी हटा लें, वरना प्रशासन के द्वारा सभी कब्जे हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, और इस बैठक में आज केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेकों योजनाएं देश के अंदर लाई हैं। और ये जो वर्ष है, वर्ष 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो हमारे यहाँ के भी जो प्राथमिक रूप से उत्पन्न होने वाला श्री अन्न है, उस अन्न को बढ़ावा देने का भी काम राज्य की सरकार करेगी, और हमारे किसानों के सभी किसान प्रतिनिधि उसमें एक समन्वय का काम करके सेतु का काम किसानों और सरकार के बीच में करेंगे। प्राथमिक सेक्टर में हमारा जो GSDP है, हमारा जो रेवेन्यू वृद्धि की दर है वो बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज मैं इस अवसर पर सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और किसानों को विशेष रूप से कि उनके सामने जो भी चुनौतियां हैं हम लोग मिलकर सरकार और सब करेंगे। नहीं, जो भी अतिक्रमण हैं, जितने भी इस प्रकार के अतिक्रमण अवैध कब्जे हैं जो मज़ारों के नाम पर अन्य नामों पर जो किए गए हैं, उन सभी को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें, अन्यथा प्रशासन हटाएगा। बेरोजगार संघ ने लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और आयोग के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग की है। संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि 9 अप्रैल को आयोजित वन आरक्षी परीक्षा का पेपर उसी दिन रात को हरिद्वार के एक गांव में अभ्यर्थियों को रटाए गए थे। इसकी सूचना उन्हें सुबह मिली और जिन अभ्यर्थियों ने पेपर रटा उनके नाम भी उनके पास हैं और जल्द ही वो STF की टीम को उनके नाम देंगे। इसके साथ ही बेरोजगार संघ ने कहा कि पटवारी का पेपर भी इसी गाँव में रटाने की सूचना उन्हें मिली थी, जिसकी शिकायत SIT के पास की गई थी, लेकिन SIT ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, मुद्दा साफ है कि आयोग अपने नियमावलियों से भटक रहा है। 30 जनवरी को जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें आयोग द्वारा लिखा गया था कि आयोग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कि परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण में जो नहीं जुड़ेंगे जिस परीक्षा के, उस परीक्षा में हम रिजल्ट के साथ सारे प्राप्तांक और उनकी कट ऑफ हम जारी कर देंगे। परंतु उसके बाद 2 रिजल्ट निकले हैं, पुलिस जो सिपाही का है और उसके बाद पटवारी का है। उन दोनों रिजल्टों में ना कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, ना ही उन्होंने नाम, फादर नेम और मार्क्स दिए हैं।
तो हम कहना चाहेंगे कि आयोग अपने नियमावली से क्यों हट रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीएफ ने जो कल गिरफ्तारियां की है वो ब्लूटूथ गैंग थी। इसके अलावा एक परीक्षा में कई गैंग सक्रिय रहते हैं और अलग अलग माध्यमों से वो नकल कराने की या पेपर आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि ये सूचना मिली है कि हरिद्वार के एक गांव में कुछ लोगों द्वारा रात तक 1 बजे तक पेपर पढ़वाया गया। पटवारी का पेपर भी उस गैंग ने पटवारी का पेपर भी पढ़वाया था और आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी पढ़वाया गया है। अब ये जांच का विषय है और हमारे पास कुछ नाम भी है, वो नाम हम जांच समितियों से, एसटीएफ से या इनसे जो भी साझा करके उन पर कार्रवाई करवाना चाहेंगे। बाकी आयोग के कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, एपीओ की परीक्षा देखिए जो 2016 में परीक्षा हुई थी, जो उसमें 2016 में जो पेपर प्रिंट हुआ था उसमें जो वर्ष वो 2016 लिखा हुआ था, परंतु 2022 में भी जो परीक्षा हुई उसमें भी 2016 का प्रिंट लिखा हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो एपीओ के छात्रों को अलग अलग व्हाट्सएप जो मैसेज जाते हैं उसमें उन्हें लिखा जाता है व्हाट्सएप में कि आपको हम एपीओ के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं और 100% उसकी गारंटी है जो हमारी पास होने की है। तो ये सारी चीज़ें, ये आयोग से अंदर से लेकर लिंक जो माफियाओं तक का जो लिंक है वो कब टूटेगा, हमारी ये चिंता है। एक बच्चा कितने बार, वो एक बार ऐसी उसको सह सकता है, 2 बार सह सकता है ऐसी घटनाओं को, परंतु बारंबार जब ये पुनरावृत्ति घटनाओं की हो रही है तो बड़ा दुख होता है हमें भी और बड़ा दुख होता है उनको जो रात दिन मेहनत कर रहा है। परंतु सरकार की जवाबदेही यहाँ पर होनी चाहिए, आयोग की जवाबदेही यहाँ पर होनी चाहिए। और हम कहते हैं जब ऐसी घटनाएँ बार बार हो रही है तो आयोग के अध्यक्ष और सचिव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो यहाँ पर जो आभार रैलियाँ निकाल रहे हैं नकल रोधी कानून के समर्थन में, आज उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि आप नकल को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। आपके जो पेपर हैं वो बाहर आ रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार हमने ये बात रखी है कि आयोग के अंदर बहुत से ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस कामों में लिप्त हैं। अगर आयोग की सफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के छात्रों का एक ही नारा था, एक ही मांग थी कि पहले जांच फिर परीक्षा, और इसमें ज़बरदस्ती आयोग ने की, इसमें ज़बरदस्ती सरकार ने की। आज अगर ये चीज़ें सामने आई है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार और आयोग ले। यहाँ पर बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल मेहनत करके जा रहे हैं, परंतु उन पर जो उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं यहाँ की सरकार और यहाँ का आयोग कर रहा है। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के बिसारी गांव में पिछले 27 मार्च से लापता चल रहे 44 वर्षीय युवक भुवन चंद गहतोड़ी का शव 12 दिन के बाद कोरा नदी से मिला है। पाटी थाने के प्रभारी एसओ नवल किशोर ने बताया कि लापता भुवन चंद के परिजनों द्वारा 3 अप्रैल को पाटी थाना क्षेत्र में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और वो 27 मार्च से लापता चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों द्वारा भुवन की तलाश में अभियान चलाया गया। प्रभारी एसओ ने बताया कि शनिवार को भुवन चंद की तलाश में गए युवाओं ने गाँव से लगभग 5 किलोमीटर दूर कोरा नदी में भुवन चंद के शव को मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर रविवार को पंचायतनामा भरकर शव लोहा घाट में पोस्टमार्टम करवा दिया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मृतक के छोटे भाई मोहन चंद गहतोड़ी ने अपने भाई की मौत पर किसी प्रकार का शक नहीं जताया है। उन्होंने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। ये थाना पाटी में दिनांक 27 मार्च को बिसारी गांव के एक भुवन चंद गहतोड़ी थे जो गुम हो गए थे। उनके परिजनों ने थाना पाटी में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, तो उसकी पुलिस और गांव वालों द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई। तो उसमें पता चला कि एक ड्राइवर उन्हें छोरा गांव में छोड़ के आया। उसके बाद सुराग मिलने के पर पता चला कि थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर था। तो दिनांक 8 अप्रैल को कोरा नदी में उसका शव बरामद हुआ, जिसका पंचायतनामा भरा गया और सुरक्षा की दृष्टि से कल उसे पार्टी अस्पताल में रखा गया और आज लोहागढ़ भेज के पंचायतनामा के सब उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जब उसको पूरी तरह चेक किया गया तो ऐसा कोई चोट या किसी पर सब चोट नहीं। भाई अंदर बुखार था इसको, तो बताओ सब तरफ से रिश्तेदारी में, बाजार में, जंगल हर जगह पूछताछ की, कहीं वो नहीं मिला। फिर मिला तो उसके बाद फिर गाड़ी की रिपोर्ट मिली कि वहाँ चले गया छोड़ा गांव, थाने में भी रिपोर्ट लगाई 3 तारीख। तो फिर ये कल मिला 4:30 बजे हमको। सब लोग गांव के सब गए ढूंढने, तो कल मिला। फिर कुछ नहीं, किसी पे नहीं। नाम क्या आपका? मोहन चंद गहतोड़ी।
1 मई को दिल्ली संसद कूच से पहले जिला मुख्यालय पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वहीं एक दिन के विधायक सांसद बनने पर भी उन्हें इसका लाभ दिया जा रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें मात्र 2000 रुपए पेंशन दी जा रही है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी नहीं चेती तो 1 मई को कर्मचारी दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक पुरानी पेंशन बहाली पखवाड़ा जो चलाया जा रहा है, उसके तहत आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि अभी हमने मंडल मुख्यालय पौड़ी में रामला ग्राउंड से एक रैली विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें कि जनपद के विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया और एक चेतावनी के रूप में और एक संदेश के रूप में उन्होंने सरकार को दिया है कि यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो हम जल्दी ही इसमें और कदम उठाएंगे। और उसी के तहत हम इस बार इस समय रुद्रप्रयाग जो जहाँ पर मसाल जुलूस निकाला जाना है शाम को पुरानी पेंशन बहाली के लिए, हम उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो हम एक उम्मीद करते हैं कि सरकार को इससे कुछ न कुछ सीख मिलेगी कि हाँ, कर्मचारी अब रुकने वाला नहीं है। और 1 मई 2023 को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम दिल्ली में भी एक विशाल रैली करेंगे और संसद घेराव का कार्यक्रम करेंगे। ग्रुप के इस अभियान के तहत हम आज पौड़ी में हमने आज एक विशाल जनसभा एक रैली की हमने, और इसके पश्चात हम आज रुद्रप्रयाग के लिए रवाना होंगे। वहाँ पे एक विशाल मसाल जुलूस है सायंकालीन समय में, और हमारा ये निवेदन है, हमें सरकार को ये बताना चाहते हैं अपने इन कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करवा के कि सांसद विधायक पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारी जो इतने साल सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दे रहा है, उसके लिए क्यों पेंशन नहीं है। अभी कहीं से सूचना मिली है कि पोलैंड में सरकार ने वहाँ के कुत्तों और घोड़ों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। तो हमारी सरकार की क्या व्यवस्था है कि जो कर्मचारी 60 से 65 साल की उम्र तक यहाँ सरकारी सेवा में नौकरी करता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आज देश की जीडीपी, आज की व्यवस्था इतनी अच्छी है, देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो क्या कारण है कि हमारी पेंशन नहीं है। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और इसके लिए हम 1 मई को दिल्ली कूच के लिए विशाल रैली की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा सभी से निवेदन है, एनपीएस जो भी नए हमारे कर्मचारी भाई बंधु हैं, कि वो इस दिल्ली रैली के लिए एकत्रित होकर अपना योगदान दें। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय दौरे पर विकासखंड भटवाड़ी के अंतर्गत सीमांत गांव हरसिल, मुखवा, झाला, धराली, बगोड़ी गांव का भ्रमण कर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर सीमा पर बसे गांव को विकसित करने के लिए बाई ब्रांड विलेज के तहत विकास का खाका तैयार किया जा रहा है। सभी सीमावर्ती इलाके में जितने भी गांव है, उस गांव को वाइब्रेंट विलेजेस के नाम पर विकास करना चाहिए और उधर का स्थिति पूरा अवगत होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक्शन प्लान बनाया। इस वाइब्रेंट विलेजेस विकास के लिए होम डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्टर्स, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते जो भी मिनिस्टर काम कर सकते हैं इस गांव में, टूरिज्म का है तो टूरिज्म करना चाहिए, रूरल मिनिस्ट्री है तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री करना है तो होम मिनिस्ट्री करना चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करना है तो ऐसा जो भी मिनिस्टर उनका डिपार्टमेंट का काम हो सकता है, उस मिनिस्ट्रीज में काम करवाने के लिए प्रधानमंत्री आदेश दिया है। उससे पहले सभी मिनिस्टर्स को एक एक गांव को जाकर नैटाल रहना, खाली जाके भाषण दे के वापस नहीं आना चाहिए। उन लोगों के साथ बैठना, सिविल सोसाइटी के साथ बैठना, ग्राम सभा करना, आंगनवाड़ी देखना, स्कूल देखना, किसानों से मिलना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलना, बैंकर्स के साथ मीटिंग करना, ऐसा प्रधानमंत्री जी का एक नैटाल उस गांव में रहना चाहिए, ऐसा आदेश दिया है। अभी हम पूरे मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री जी का आदेश पर बॉर्डर विलेजेस का टूर कर रहे हैं। आपने ग्रामीणों की समस्या सुनी, किस प्रकार की समस्या है? नहीं, ज़्यादा समस्या नहीं है। एक उनका बैंक लोन्स का, एक लैंड टाइटल का पहले से है, लैंड टाइटल इश्यू अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकल लैंड टाइटल का पॉलिसी है,
नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट के पास 1 एकड़ भी लैंड नहीं। कुछ जगह दूसरे बाहर के लोग खरीद नहीं सकते, लोकली लोगों के पास ही रहते हैं। कुछ जगह ट्राइबल्स के नाम पर ही लैंड रहते हैं। इसलिए लैंड टाइटल का अलग अलग स्टेट्स का है, वो लोकल सेंटिमेंट का साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्राइब्स का एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, लोकल एसोसिएशन ट्राइब्स के बारे में बातचीत करते रहते हैं। उसको रिस्पेक्ट करते हुए, समस्या हल करते हुए बैंक्स लोन दिलाना चाहिए, और जो कुछ कनेक्टिविटी रोड्स है वो रोड्स भी। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यात्रा शुरू होने में मात्र 12 दिन का समय शेष है, लेकिन उत्तरकाशी में अभी तक 70% होटलों की बुकिंग खाली चल रही है। ऐसे में होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है। सरकार ने जब से चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने शुरू किए, तब से ही कई होटल ऐसे हैं जिनको एक भी बुकिंग उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि यात्रा से जुड़े बड़े मठाधीशों ने सैकड़ों रजिस्ट्रेशन अपने नाम करा दिए हैं। यात्रा में भी अब राजनीति साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में उत्तरकाशी में होटल व्यवसाय मालिकों का कहना है कि पानी, बिजली का बिल चुकाने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चार धाम में 2 धाम यमुनोत्री और गंगोत्री जनपद उत्तरकाशी में पड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि जब होटलों की बुकिंग ही नहीं हुई तो रजिस्ट्रेशन किसने करा है? ये सिस्टम पर कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। सरकार के द्वारा जो एक काला कानून थोप लिया गया है इस चार धाम यात्रा के ऊपर, और उस चार धाम यात्रा का हर्ष क्या हो गया कि जिस सूचना विभाग के कैलेंडर पर, जो उत्तराखंड का एक जो है एक जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में ये 2 धाम उड़ा रखे हैं। सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ है और महासू देवता है और जागेश्वर धाम है। तो अगर 4 धाम है, 4 धाम यहाँ की आर्थिकी है, 4 धाम यहाँ का रोजगार है, 4 धाम यहाँ का जो है सबसे बड़ा पर्यटन उद्योग है, सबसे बड़ा तीर्थाटन उद्योग है, जिससे यहाँ के लोगों की आर्थिकी चलती है, यहाँ के लोगों का पूरा सिस्टम चलता है। उसमें अगर इस तरह के लिमिट रख दी जाए, सीमित संख्या रख दी जाए, तो ऐसे में कैसे लोग आएंगे? जिस तरह से आज मालूम चल रहा है कि 1 मई से लेकर के 31 मई तक सारे धाम में जो 100% से ऊपर जिसमें बुकिंग होती थी, आज वो 50% से नीचे जा रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये हमारी उत्तराखंड सरकार है, और उस उत्तराखंड सरकार के नीति निर्धारक हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे हुए और जिन्होंने बिना कहीं पर ये तिरुपति जाते, ये ऐसे यहाँ पर समझने को, देखने को, रिसर्च करने के लिए ऐसे तीर्थ स्थान हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे स्मारक हैं जहाँ पर लाखों लोगों की संख्या में प्रतिदिन आदमी जा रहे हैं। आप एक उत्तराखंड सरकार जब कुंभ में लाखों लोगों का स्नान करा सकती है, तो यहाँ पर क्या 1000 लोगों को लाने की, ले जाने की व्यवस्था नहीं कर सकती है? 6 महीने तक आपको काम करने का समय मिलता है, तो आपकी जब व्यवस्थाएं नहीं थी, आपको जब चाक चौबंद आपको ये प्रशासन की जो एक सिस्टम होता है वो आपको नहीं करना था, तो आपने यात्रियों को क्यों रोक दिया है? उसके बाद आपने जिस तरह से पर्यटन को प्रचार प्रसार करने के लिए आपने जो एक से एक जो आप कार्य करते हैं, उसमें कहीं पर भी 4 धाम को आपने आगे नहीं बढ़ाया है। आपने अन्यत्र सबको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 4 धाम को आप पीछे कर रहे हैं। इसलिए हमारा विरोध है, और इसको ये विरोध तब तक रहेगा जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है। तो इसलिए पूरा 4 धाम के जो पर्यटन व्यवसायी हैं, तीर्थाटन के व्यवसायी हैं, डंडी कंडी वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, व्यापार मंडल है, टैक्स यूनियन है, बस यूनियन है, इन सब का मिलकर हम सब मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध को निरंतर करते रहेंगे तब तक जब तक हमको इसमें सफलता नहीं मिल जाती है, और उन बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं मिल पाता है जो लोग इस 4 धाम के भरोसे हैं। अतिक्रमणों के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा मजारों की तुलना पौराणिक मंदिरों से करने वाली सनातनी संस्कृति का अपमान बताया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उनके नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देवभूमि मंदिरों की भूमि है, लिहाजा मृतक शरीरों के नाम पर बने अवैध मजारों को बचाने के लिए मंदिरों से इसकी तुलना की जा रही है, जो कि प्रदेशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड में सरकार के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि एक हास्यास्पद है, क्योंकि मजारों की तुलना इस देवभूमि के अंदर हमारे जो प्रतिष्ठित देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनसे मजारों की तुलना की जा रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता, उनका कहना है कि सभी धर्मों के और सभी धर्म के अन्यायों के मंदिर या गुरुद्वारे या अन्य जो भी स्थान है, उस पर भी जो है कि इस तरह का अतिक्रमण चलना चाहिए। अब मजारों की तुलना आप मंदिरों से करने लग गए। ये देवभूमि है, जिस देवभूमि के अंदर कण कण में भगवान का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है, वहां पर एक मृतक आत्मा की अगर मजार बनाई गई है और वो अतिक्रमण करके बनाई गई है, वो लोगों की जमीनों को हड़प के बनाई गई है, उसको तो सरकार तोड़ रही है तो स्वागत योग्य है, सरकार को तोड़ना भी चाहिए। लेकिन
जहां उत्तराखंड के अंदर अगर किसी भी स्थान पर मंदिर है तो ये तो भूमि ही मंदिरों की है, ये तो भगवान की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। चाहे हमारे यहाँ तो प्रथा ये है कि भाई जो हमारे जंगल हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से भी उसकी रक्षा होती है, जंगल भी भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं। यानी जो हमारे फॉरेस्ट के सारे जंगल हैं, लोग उसको न काटें, वो सुरक्षित रहें। खबर चंपावत के टनकपुर से है, जहां शारदा वन रेंज के अंतर्गत आने वाले वत्स्या गांव के समीप रात्रि गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को 4 युवक रोड के किनारे खड़े दिखाई दिए। शक होने पर वन विभाग की टीम ने उनसे पूछताछ की तो उनके पास एक कट्टा रखा हुआ मिला, जिसके अंदर भरा हुआ कुछ सामान होने पर शक हुआ। उसको अंदर देखा तो एक जंगली जानवर मरा हुआ पाया गया। उन 4 युवकों को वन विभाग की टीम ने कट्टा सहित शारदा वन रेंज चौकी ले आई, जहाँ कट्टे में देखने पर पता चला कि एक जंगली सुअर है, जिसको उनके द्वारा मार कर लाया जा रहा था, जिसके बाद वन अधिनियम के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जा रही है। मामला जैसे हमारी शारदा रेंज की डेली रूटीन की गश्त हाथी गांव में हाथी आ जाता है, उसके दौरान चेकिंग के दौरान बस्तिया जा रहे थे तो बस्तिया के पास हमें कुछ संदिग्ध 4 आदमी खड़े दिखाई दिए। जब हमने उनके द्वारा चेक किया गया तो एक बोरे में हमें कुछ मृत जानवर मिला, जिसको हम उनको चारों को पकड़ के अपने यहाँ ले आए हैं, रेंज ऑफिस लाए और फिर तो देखा तो उसमें एक वाइट बोर जंगली सुअर था और 4 व्यक्तियों के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने खाने पीने और पहाड़ी फल सब्जियों को लेकर समय समय पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस बार काफल को लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। आप भी सुनिए इस दौरान हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है। फल खाने आऊंगा जरूर। वाह, देखो अभी कितने मीठे हो रहे हैं, जब पकेंगे तो कितने मीठे होंगे, शहद के आखिर तक। और इसके साथ मेहलू और दो चीजें गायब हो रही है, कैरवा गायब हो रहा है। टिहरी गढ़वाल से बहुत ही दुखद खबर है, जहां लमगांव थाना क्षेत्र में पड़ने वाले पुजार गांव में जहां देर रात पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है और मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बारे में थाना अध्यक्ष महिपाल रावत ने बताया कि पिकअप वाहन लमगांव से पुजार की ओर जा रहा था, जिसमें 3 बच्चे खेल कूद के बाद अपने घर को लौट रहे थे। पिकअप वाहन अनियंत्रित होने से कई फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें सवार 3 मासूम बच्चों को गहरी चोटें आई, जिनकी उम्र 12 से 15 साल लगभग है। ये घटना अभी शाम के टाइम की है और इसमें ये सूचना मिली थी कि गाड़ी गिर गई है यहाँ पुजार गांव के पास। तो हम लोग भी तुरंत अपने फोर्स के साथ में मौके पे पहुंचा, वहाँ रेस्क्यू किया गया। तो गाड़ी काफ़ी नीचे गिरी हुई थी खाई में, जो लोहारका और पुजार गांव के लिए जो रोड जाती है उस रोड से नीचे गिर गई थी। इसमें प्रथम दृष्टया यह है कि ये गाड़ी बजरी लेकर के आ रहा था, तो इसमें किसी गाँव वाले के ही बजरी था और उसमें जो कुछ बच्चे जो वहाँ पे आसपास खेलने उलने जाते होंगे रोड पे, वो भी इसमें बैठ गए हैं। और जब गाड़ी का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है ड्राइवर द्वारा कि प्रथम दृष्टया ब्रेक फेल हो गया, मेरे से ब्रेक नहीं लगे और मोड़ पे, और अभी नई रोड बनी है इसलिए उसमें पत्थर उत्तर भी थे, तो गाड़ी संभल नहीं पाई और गाड़ी सीधे नीचे खाई में चली गई। और 3 बच्चों जो अभी रेस्क्यू करके मिले हैं कि 3 बच्चों की डेथ हो गई इसमें, इनको हॉस्पिटल में लाया गया और उनका पंचायतनामा हो रहा है। और हम लोगों को भी खेद है इसमें और बाकी दुख है कि इसमें काफ़ी बड़ी घटना हुई है। रामनगर के जस्सा गांजा क्षेत्र से एक ऐसा दुर्लभ वीडियो सामने आया है, जिसे हमारे रिपोर्टर चंद्रसेन कश्यप द्वारा कोबरा सांप को किसी के घर से रेस्क्यू करने के दौरान बनाया गया है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, वैसे वैसे सांपों का निकलना भी शुरू हो गया है। कॉर्बेट पार्क और विभाग के लगते आबादी वाले क्षेत्रों में सांपों का निकलना जारी है। वहीं जानकारी देते हुए सर्व विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि हमें सूचना मिली कि रामनगर के जस्सागंज क्षेत्र में श्रीमती देवकी देवी के घर में एक कोबरा को देखा गया है। सूचना पर पूरी टीम मौके पर सांप को रेस्क्यू करने के लिए गाँव में पहुंची, जहाँ उनके द्वारा सर्प को ढूंढा गया और काफी मशक्कत के बाद कोबरा सांप सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। हाँ, वैसे आप देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन आ गया, जबकि सांपों का निकलना शुरू हो गया। लेकिन ये बात सही है कि किंग कोबरा वगैरह तो सांपों को खाते ही है, परंतु इससे पहले वर्तमान जो समय बीत चुका उसके उपरांत 2-3 महीने तक सांप अपने धरती के अंदर है, जो कि भूखे प्यास अब निकलने शुरू हुए, जिसको लेकर के आपने देखा कि आज ग्राम जस्सा गांव के अंदर हमको सूचना मिली थी, तो हम एक सांप को रेस्क्यू करने गए थे, कोबरे को, जो कि हमने देवकी देवी के यहाँ से सांप को रेस्क्यू किया, परंतु वो भूखा प्यासा होकर पूरे ही कोबरे सांप को पूरा निकल गया। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर दर्शाया जा रहा है कि उसी प्रकार से फिर उसने उल्टा कर, जबकि वो पचा नहीं पाया। लेकिन ये अक्सर होता है ऐसा कि बच्चों को तो खाते, लेकिन आज कोबरे ने ही कोबरे को खा दिया है, जो आपके सामने नजर आ रहा है।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम का भ्रमण कर वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कपाट खुलने की तिथि को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बीकेटीसी के अजेंद्र अजय ने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों के चलते श्रद्धालुओं को इस बार नए पैदल मार्ग से मंदिर पहुंचना पड़ेगा। नए पैदल मार्ग को समयबद्ध रूप से सुव्यवस्थित किया जाए ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मेरे द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत विभिन्न प्रकार के पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जो तैयारियाँ की जा रही हैं उनका जायजा लिया गया। मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी निर्माण के कार्य या पुनर्निर्माण के कार्य हैं उनमें तेज़ी लाई जाए, क्योंकि बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि नज़दीक आ गई है। 27 अप्रैल को बद्री विशाल जी के कपाट खोल दिए जाएंगे और मैंने ये भी निर्देशित किया है अधिकारियों को कि जो पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर हो रहे हैं उसके कारण से तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, कोई समस्या न हो, इसका वो पूरी तरीके से ध्यान रखें। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।